तालिबान से जुड़ी हुई है। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय रूप से तो जुड़ी हुई है ही, इसके साथ साथ इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ रहा है। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। तालिबान ने अपनी एक सैन्य इकाई का नाम, यूनिट का नाम रखा है पानीपत। अब ये बात सुनकर के आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि क्या कोई अफगानिस्तान के अंदर भी पानीपत है क्या? जी नहीं, ये वही पानीपत है जो भारत की राजधानी दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर हरियाणा में है। ये वही पानीपत है जहां पर पानीपत की महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गई हैं। ये वही पानीपत है जिसमें की तीसरी लड़ाई, जैसे कि निर्णायक लड़ाई माना जाता है, पानीपत की थर्ड बैटल, 3 लड़ाइयां हुई, पानीपत प्रथम, पानीपत द्वितीय, पानीपत तृतीय। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में यह कहा जाता है कि ये वो लड़ाई थी जिसमें मराठा एम्पायर तो हारा, लेकिन उसकी वजह से भारत में अंग्रेजों का प्रवेश सुनिश्चित हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली भारत में कोई शासन व्यवस्था प्रभावी बची ही नहीं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है पानीपत, तो आज उसके बारे में तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन आपको यह भी बताएंगे कि अफगानियों ने अपनी एक यूनिट का नाम पानीपत क्यों रखा। क्या भारत से प्रेम है, भारत से नफरत है, क्या है ये पूरी कहानी? तो चलिए आज के सेशन में बताते हैं, क्योंकि ये सेशन ना केवल अंतरराष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि आपको भारत के इतिहास की प्रासंगिकता भी स्पष्ट करता है। जब आप पानीपत के बारे में पढ़ें, रिसेंटली यूपीएससी मेंस के अंदर यह सवाल पूछा गया है कि पानीपत का महत्व एक्सप्लेन करिए। अब पानीपत का महत्व एक्सप्लेन करिए, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर के अंदर अगर आया है तो निश्चित ही कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा कि जिस जगह के लिए लड़ाई ना हुई हो। आप सोचकर आश्चर्य करेंगे, अक्सर इतिहास में किसी स्थान को प्राप्त करने की लड़ाइयां होती हैं भाई, कि ये जगह हम पाना चाहते हैं, उसकी लड़ाइयां होती हैं। दिल्ली की लड़ाई है ना, मतलब चित्तौड़ की लड़ाई, उदयपुर की लड़ाई, महल को लेकर के लड़ाइयां होती है कि इसको जीतने के लिए लड़ाई हो रही है। लेकिन विचार करिए कि पानीपत में लड़ाइयां हुई, लेकिन वो पानीपत को पाने के लिए नहीं थी, तो फिर किसको पाने के लिए थी? दिल्ली को पाने के लिए थी। तो दिल्ली का द्वार समझा जाता है मेरे प्यारे साथियों पानीपत। पानीपत जिसे इतिहास में पांडुप्रस्थ के नाम से जाना गया। पांडुप्रस्थ क्योंकि इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, मतलब उस समय महाभारत काल के अंदर दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। उस समय पांडुप्रस्थ वो स्थान था जहां पांडवों को जो 5 गांव दिए गए थे, उनमें से एक पानीपत था। उन 5 गांवों में से पानीपत का महत्व इसलिए है क्योंकि इस पानीपत के रास्ते होकर के ही दिल्ली जाया जाता है। आज भी जब आप लोग पंजाब का रास्ता मतलब पकड़ते हैं, या फिर पंजाब से होते या हरियाणा से होते हुए पंजाब जाते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ अगर आपको जाना होता है, तो वही हाईवे पानीपत सोनीपत होते हुए, करनाल होते हुए निकलता है। तो ये जो पानीपत है जिसके बाद दिल्ली शुरू हो जाता है, ये हमेशा से दिल्ली में एंट्री की गेट के ऊपर जाना गया, और यहां पर अक्सर इतिहास की महत्वपूर्ण लड़ाइयां हुई। 3 ऐसी लड़ाइयां हुई जिन्होंने भारत को हमेशा के लिए एक ना एक ऐसा सिग्निफिकेंट डेंट दिया, एक ऐसा हमारा नुकसान किया, क्योंकि यहां से जब पहली लड़ाई लड़ी गई, वो लड़ाई थी इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। यह लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में, जिसके बाद में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अब ये तथ्यात्मक जानकारी जो मैं बोलता जा रहा हूं, चाहे तो इन्हें साइड में कहीं नोट भी करते चलें। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है पानीपत से जुड़ी हुई, आपने नाम पानीपत इसलिए सुन लिया है क्योंकि न्यूज में चल रहा है कि तालिबान ने अपने यहां पर एक यूनिट का नाम पानीपत रखा है। लेकिन क्यों रखा है, उस तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा पानीपत के बारे में जानना होगा। दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर हरियाणा का यह जिला पानीपत इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 1526 के अंदर साथियों, यहां पर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जब युद्ध हुआ, तो बाबर जीता और यहां पर मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। यानी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की जो महत्वपूर्ण लड़ाई है, वो पानीपत में लड़ी गई। इसके बाद में फिर एक बार और जब 1526 की यह घटना आप सुन लेते हैं, तो इसके 30 वर्ष पश्चात 1556 में यहां पर अकबर, जो कि उस समय बच्चा हुआ करता था, और हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे आप हेमू कहते हैं, उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई और अकबर यहां पर जीत गया। इस समय जब अकबर जीतता है, तो उससे अगले 50 साल के लिए मुगल्स का यहां पर शासन स्थापित हो जाता है। यानी मुगल्स की जो शुरुआती डायनेस्टी यहां पर स्थापित हुई, वो बाबर के समय में थी, लेकिन अगले आने वाले 50 सालों तक अकबर का शासन रहेगा, यह पानीपत से ही निर्धारित हुआ था। इसके बाद में साथियों, जो तीसरी और सबसे अंतिम लड़ाई थी, जिसके आधार पर आज की न्यूज आप पढ़ रहे हैं, वो लड़ाई लड़ी गई थी मराठाओं के बीच में और अफगानियों के बीच में। याद रखिएगा, यह लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण थी जिसकी वजह से वो व्यक्ति जिसने मराठाओं से युद्ध लड़ा, जो अफगानिस्तान का राष्ट्रपिता कहलाया।
जी हां मेरे प्यारे साथियों, जिस लड़ाई को आज आप सुनने जा रहे हैं वो लड़ाई थी अहमद शाह अब्दाली और साथ में उनके लड़ रहे थे सदाशिव राव। सदाशिव राव लीड कर रहे थे मराठाओं को और अहमद शाह अब्दाली जो कि दुर्रानी डायनेस्टी का किंग हुआ करता था, यह लड़ रहा था अफगानिस्तान की तरफ से। और साथियों इसमें मराठाओं की हार हुई और मराठाओं की हार को सिग्निफिकेंट मानते हुए अफगानिस्तान में अहमद शाह अब्दाली को उनका राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो आज के सेशन में ना केवल आप तालिबान, ना केवल आप पानीपत इनके बारे में जानेंगे, बल्कि आप यह भी जानेंगे कि अहमद शाह अब्दाली कौन था, यह अहमद शाह दुर्रानी कौन था, जिसके चलते हुए उसे अफगानिस्तान में आज भी अफगानिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाता है। वो व्यक्ति कौन था जिसके नाम पर आज भी बड़े गर्व से उन्हें अपनी अफगानिस्तान के तालिबानियों के द्वारा बाबा एक कौम के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज के सेशन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। साथियों बात हो अफगानिस्तान की तो हमने बहुत सारे वाक्यांश, बहुत सारी घटनाएं वर्तमान समय में यानी कंटेम्परेरी इतिहास के अंदर तो सुनी है, क्योंकि तालिबान का जो शासन रहा, इससे पहले यहां पे जो अफगानिस्तान के अंदर सरकारें चली, या फिर उससे पहले अलकायदा का जो समय रहा, वर्तमान समय में तो हमने अफगानिस्तान काफी सुर्खियों में सुना है। लेकिन वे बैक यानी कि बहुत पुराने समय की अगर हम बात करें तो बात है 1747 की, जिस समय अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान का राजा बनाया गया था। मेरे प्यारे साथियों 1747 में अहमद शाह अब्दाली वो व्यक्ति था जिसने आज जो तालिबान जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तालिबान जो कि बिलोंग करता है पश्तूनों से, उन कबीलों से, उस कबीले से निकल करके एक व्यक्ति निकल के आया और यह व्यक्ति, इसके व्यक्ति के परिवार के सदस्य नादिर शाह जो कि पर्शियन हुआ करता था, उसके समूह में लीडर हुआ करते थे। नादिर शाह के द्वारा अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान में एक कबीले का मुखिया बनाया गया था। इसने इन कबीलों के लोगों के बीच में इतनी एकता स्थापित की कि अफगानिस्तान एक देश के रूप में स्टेबलाइज होने लगा। मेरे प्यारे साथियों अहमद शाह अब्दाली वो व्यक्ति था जिसने अफगानिस्तान का जो कौम है यानी कि जो अफगानिस्तान के अंदर कबीले हैं, अफगानी जिन्हें आप कहते हैं या पश्तून जिन्हें आप कहते हैं, उनको एक करके एक देश का निर्माण करना प्रारंभ किया। अहमद शाह अब्दाली जो आज का अफगानिस्तान है, इससे बड़ा भी अफगानिस्तान बनाने में कामयाब हुआ। यह वही व्यक्ति था जिसके चलते हुए मराठा युद्ध में हार गए। जब मराठा युद्ध में हारे तो जिस युद्ध में हारे हो मराठा, तो निश्चित ही अफगानिस्तान में उस व्यक्ति का नाम तो अमर हो जाएगा। और यही कारण है कि उस अफगानिस्तान का जो वो समय था, उसके आधार पर आज भी उसे अफगानिस्तान का नेशन राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। अब तालिबानियों ने अपनी एक सेना की यूनिट का नाम उसी के आधार पर पानीपत रखा है, ताकि ये सिग्निफिकेंट रहे, ये याद दिलाया जा सकता रहे कि किस प्रकार से इन्होंने उस समय के हिंदुस्तान को हराया था, किस प्रकार से इन्होंने हिंदुओं पर विजय प्राप्त की थी। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। साथियों काबुल बेस्ड जो अमाज नाम की एक वेबसाइट है, जिसके माध्यम से यह जानकारी निकल करके आई कि अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में जो युद्ध हुआ था, उसी के सिग्निफिकेंस को पहचानते हुए तालिबान ने अपने यहां पर एक यूनिट का नाम पानीपत रखा है। एक चीज यहां पर और पहचानने की है, यह स्पष्ट होता है कि अब तक जितने भी युद्ध भारत के खिलाफ लड़े गए, इन्हें हमेशा धर्म के नाम पर लड़ा गया। अहमद शाह अब्दाली की मदद कर कौन रहा था भारत में, यह हमेशा आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि भारत में जब भी जंग हुई है तो हमेशा धर्म के नाम पर युद्ध लड़े गए हैं। साथियों अहमद शाह अब्दाली के साथ में भारत की तरफ से दोआब क्षेत्र में रहने वाले रोहिल्ला और साथियों भारत के अंदर ही अवध के क्षेत्र से अवध के नवाब जो थे वो उनका समर्थन कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने उस समय मराठाओं का समर्थन करने के स्थान पर अवध के नवाब ने इस्लाम के आधार पर जो अब्दाली है इसका साथ देने का निर्णय लिया था। यानी कि केवल धर्म के आधार पर देश के बाहर के एक व्यक्ति के साथ जुड़कर के, जिनका नाम था शुजाउद्दौला अवध के नवाब, इन्होंने ही राशन की व्यवस्था की थी अहमद शाह अब्दाली को युद्ध में मदद पहुंचाने के लिए। अहमद शाह अब्दाली जब लेकर के अपनी सेना वहां से चला था तो उसके पास इतना असलहा, इतना भोजन नहीं था। यदि अवध के शुजाउद्दौला उसे उस समय पर अपनी मदद ना पहुंचाते तो शायद वो भारत के अंदर कभी कदम ना रख पाता। लेकिन हमारी तो आपसी फूट ने ही हमेशा दुश्मन को हमारे यहां राज करने के लिए निमंत्रण भेजा है। साथियों शुजाउद्दौला ही वो व्यक्ति थे जिनके आधार पर
अब अफगानिस्तान का ये व्यक्ति जो है वो भारत पर जीत दर्ज करके गया था, यानी मराठाओं पर जीत दर्ज करके गया था। राशन पानी की व्यवस्था हो या स्ट्रेटेजिक लोकेशंस बताने का काम हो, यह उस समय के तत्कालीन अवध के राजा शुजा-उद-दौला के द्वारा ही निभाया गया था और यह कॉल केवल धर्म के आधार पर दिया गया था। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको उस समय की मैं तत्कालीन फोटो दिखाऊं जिसमें कि यह पता चलता है कि अहमद शाह अब्दाली ने किस प्रकार से अपना एम्पायर बनाया हुआ था, तो आप इसको देख सकते हैं कि अफगानिस्तान इन 1772, जिस समय अहमद शाह दुर्रानी, क्योंकि दुर्रानी एम्पायर भी बना था, दुर्रानी असल में दुर्रानी ही, क्योंकि जो अहमद शाह अब्दाली था उसे एक बाबा के द्वारा दुर-ए-दुर्रान कहा गया था। दुर-ए-दुर्रान का मतलब होता है मोतियों में मोती कहा गया था एक संत के द्वारा, तो मोतियों का मोती कहा गया, इसलिए इसके एम्पायर को दुर्रानी एम्पायर कहा गया, दुर-ए-दुर्रानी, ठीक है ना। तो दुर-ए-दुर्रान कहा गया, मोतियों में मोती कहा गया। इस आधार पर अहमद शाह अब्दाली का जो मार्केट था, उस मार्केट को, यानी कि जो एम्पायर था असल में, उस एम्पायर को दुर्रानी एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। और यदि आप इस एम्पायर को ध्यान से देखें तो वर्तमान में जो आप भारत देखते हैं, उस भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला क्षेत्र है, यहां तक इसका पूरा एम्पायर हुआ करता था। यह सख्त खिलाफ हुआ करता था तत्कालीन हिंदुओं के और शियाओं के, और इसी कारण से इसने अपना जो क्षेत्र है, यह एक तरफ ईरान तक तो एक तरफ हिंदुस्तान तक फैलाया हुआ था। पाकिस्तान जो आज आप देखते हैं, ये आज आप इस चीज को थोड़ा सा महसूस करें और समझने का प्रयास करें कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन 1947 में नहीं, उससे पहले भी हो चुका था। आप इस प्रकार से अंदाजा लगाएं कि तत्कालीन समय पर जो अफगानिस्तान का नेतृत्व हुआ करता था वो पाकिस्तान तक सीमित था, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान के अंदर वाला जो क्षेत्र था ये अफगानियों के कंट्रोल में था। भारत का जब विभाजन हुआ तो भारत के विभाजन के बाद में पाकिस्तान जब ग्रो करने लगा तो भारत के विरोध में इन्होंने अफगानियों का समर्थन करते हुए अपनी एक मिसाइल का नाम पाकिस्तानियों ने अहमद शाह के ऊपर रखा। अपनी एक मिसाइल का नाम अहमद शाह अब्दाली के नाम पर रखा। पाकिस्तान ने एक मिसाइल का नाम ही अहमद शाह अब्दाली है, ताकि यह दिखाया जा सके भारत को कि आपके ऊपर विजय प्राप्त की गई थी। धर्म के आधार पर जितनी भी युद्ध हुए हैं उनमें इस्लाम को एकीकृत करने के लिए उपयोग किया गया और भारत के खिलाफ मतलब एक तरह से युद्ध का बिगुल बजाने के लिए उपयोग किया गया। मेरे प्यारे साथियों, आज ये घटना इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? घटना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि वही तालिबान आज भी उसी तरीके से कार्य कर रहा है और अपने युवाओं में जोश इस प्रकार से भरने का प्रयास करता है कि आप चाहे कितने भी भूखमरे हों, आप चाहे कितने भी बुरी तरह से गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हों, चाहे आज भी हिंदुस्तान से आए हुए अनाज को खाकर आप जिंदा रह रहे हों, लेकिन याद रखो कि तुम्हारे कभी बाबा हुए थे जिनका नाम था अहमद शाह अब्दाली, जिन्होंने अपनी गरीबी को मिटाने के लिए एक प्रॉस्पेरस कंट्री हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था। मेरे प्यारे साथियों, ये सब जितने भी कबीले के लोग हुआ करते थे, ये सब लुटेरे, खसूटरे जिनको कहा जा सके, जिनको केवल काम ये था कि किस प्रकार से किसी देश को लूटा जा सकता है, उस सारे कार्य को करने के लिए ये लोग जाने जाते थे। भारत सदियों से प्रॉस्पेरस कंट्री रहा है, इसीलिए इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता रहा है हमेशा। चाहे फिर वो पर्शियन से आया नादर शाह हो, चाहे ये दुर्रानी एम्पायर का अहमद शाह अब्दाली हो, ये सब लोग भारत पर आक्रमण जब किए तो इनका उद्देश्य यही रहा कि भारत की संपत्ति को कैसे जीता जाए। साथियों, जो ये युद्ध है जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, जिसके आधार पर अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान के नायक बन के आए, यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। 14 जनवरी 1761 को लड़े गए इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली 38 साल के हुआ करते थे, जिनका मुकाबला हो रहा था पुणे के सदाशिव राव से। अहमद शाह अब्दाली जो है ये साथियों अपने साथ में जब हिंदुस्तान आया था तो 80,000 घुड़सवार और तोपखाने लेकर आया था, और यहां पर जब वो पहुंचा तो शुरुआत में भारत की तरफ से यानी मराठाओं की तरफ से नेतृत्व कर रही मराठा सेना ने इसे अगस्त 1760 में पहली बार में ही हरा भी दिया था। पहली बार में हरा भी दिया था और यह काफी महत्वपूर्ण युद्धों में से एक माना जाता है जब इसे हराया गया था। यानी कि ऐसा नहीं है कि आते ही अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। देखिए, हमेशा एक कहावत रही है, घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि हमारे हमेशा ही देश में ऐसा रहा है
कि लोग जो हैं वो घर के अंदर रहते हुए दुश्मनों का साथ देते आए हैं। ये भारत में आज का परंपरा नहीं है कि देश के अंदर ही देशद्रोही निवास कर रहे हैं। साथियों, ये हमेशा से रहा है। भारत का ये दुर्भाग्य है कि भारत को हमेशा दूसरों ने तोड़ने का जब जब प्रयास किया उन्हें सफलता मिली, क्योंकि हमारे देश में जो डाइवर्सिटी, हमारी सबसे बड़ी एकता दिखाई पड़ती है, जो विविधता में एकता हमें दिखाई पड़ती है, असल में उस विविधता ने ही भारत को बहुत बार नुकसान भी लंबा पहुंचाया है। उन्हीं नुकसानों में से एक नुकसान ये पानीपत की लड़ाई है। जिस समय पर मराठाओं ने अहमद शाह अब्दाली को यमुना पार तक नहीं करने दिया, उसी अब्दाली ने 1760 में जब वो हार गया, 15,000 के आसपास उसके सैनिक मर गए, उसके बावजूद वो अक्टूबर में, देखिए अगस्त में हारता है, अक्टूबर में वो पानीपत, अक्टूबर में जो बागपत नाम से स्थान है, यमुना नदी को पार करके वो फिर इंडिया की तरफ चला आता है। मेरा कहने का अर्थ यह है साथियों कि यमुना नदी का पार करना और उसे यह बताना कि कहां पर आपकी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन रहेगी साथियों, तो वो वाली स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो यहां पर निकल करके आती है रोहिल्लाओं के द्वारा। रोहिल्लाओं के द्वारा यह बताया गया कि आपको यमुना पार करना चाहिए। यमुना पार करके साथियों इसने क्या किया, बागपत क्रॉस करके दिल्ली के चारों तरफ, जहां मराठा थे उसके चारों तरफ घेराबंदी कर दी और 2 महीने तक अपनी सेना डाल के बैठ गया। हुआ ये कि रसद की आपूर्ति जो है वो बाधित होने लगी। मराठाओं का जहां पर पूरा वो डला हुआ था, मराठा कैंप जहां बना हुआ था, उसके चारों तरफ से अहमद शाह अब्दाली जो है ये अपनी सेना के माध्यम से मराठाओं को घेर करके बैठ गया। बैठने के बाद में हुआ ये कि खाद्य आपूर्ति कम होने लगी, भुखमरी की हालत बढ़ने लगी। अक्टूबर के बाद नवंबर बीता, दिसंबर बीता, अनाज की इतनी आपूर्ति बाधित हो गई कि अब मराठाओं को जीने के लिए भूख से तड़पकर मरने से अच्छा युद्ध में लड़कर मरना लगा। और उन्होंने अपने जानवरों की होती हुई मौत को देखकर, पशुओं की तरह इंसान को तड़पता हुआ देखकर उन्होंने युद्ध को ही गले लगाने का निर्णय लिया और मराठा सेना अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए निकल पड़ी। साथियों, यह युद्ध गंभीर रूप से चला और साथियों जब यह युद्ध चला, चूंकि भोजन समाप्त हो चुका था, हजारों की संख्या में जानवर मर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में साथियों जनवरी के अंदर 14 जनवरी 1761 को यह युद्ध हुआ, सदाशिवराव भाऊ के साथ में लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली के बीच में। साथियों कहते हैं कि इस लड़ाई के अंदर 1,25,000 सैनिक मरे। जब मैं ये चीज पढ़ता हूं तो इसमें एक बहुत ही हृदय विदारक, आप देख रहे होंगे कि मैं पढ़ाते समय भी पूरा जोश नहीं ला पा रहा इस बात को पढ़ाने में, क्योंकि कई बार इतिहास आपको दर्पण देता है, कुछ चीजें सिखाने का मौका देता है। कहते हैं कि इस दुनिया में केवल वही आदमी गलत रास्ते पर गया जिसने कभी अपने इतिहास को ढंग से नहीं पढ़ा। हमारा इतिहास क्यों जरूरी है जानना, ताकि आपको यह याद रहे कि जब जब देश के अंदर देश के ही लोग दुश्मनी करने बैठ गए, आपस में ही लड़ने बैठ गए, तो फिर दुनिया को तो केवल और केवल घी डालना ही पर्याप्त था। दुखद घटना इस युद्ध की वो है साथियों, जब युद्ध के अंतिम दिन में जब अहमद शाह अब्दाली जीत चुका था, आप देखिए भारत में किस प्रकार से संस्कारों के माध्यम से शायद कमजोरी ही भरी गई लोगों के बीच में। आज का युवा भी जो अहिंसा का पाठ बहुत ही हिम्मत से गाता है, मैं खुद आपको सिखाता हूं, लेकिन कई बार ऐसी हृदय विदारक घटनाएं देख करके अंदर से द्रवित हो जाता हूं। मुझे बड़ा दुख हुआ, आपको पढ़ाने में भी दुख हो रहा है, बताने में भी, कि साथियों इस युद्ध के दूसरे दिन जब युद्ध समाप्ति के पश्चात जब अहमद शाह अब्दाली युद्ध जीत चुका था, 40,000 सैनिक मराठाओं के हार चुके थे। 40,000 सैनिक उस समय अपने आप को सरेंडर कर चुके थे कि भाई अब हम हार गए, क्या करें। तो साथियों हारे हुए, जिस तरह से आपको याद होगा 1971 के युद्ध में 93,000 पाकिस्तानियों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था और भारत ने केवल एक साइन करके उन पाकिस्तानियों को छोड़ दिया था। आप सोचिए साथियों अब्दाली ने क्या किया, 40,000 लोगों को जो कि सैनिक थे, जो सरेंडर कर चुके थे, हार चुके थे, उन्हें मरवा दिया। यानी एक दिन में 40,000 सैनिकों की मौत। विचार करिए इस बात की गंभीरता को, गहराई को। साथियों अगले दिन 40,000 मराठा कैदियों को कत्ल कर दिया गया। ये वो लोग थे जो कि एक प्रकार से युद्ध के अंदर हार चुके थे और अक्सर अपने यहां पर यह कहा जाता है कि भाई जो हार गया, जो आपकी शरण में आ गया, उसके साथ में हम लोगों ने आज तक हमेशा बहुत ही करुणा में व्यवहार किया है। और आप देख सकते हैं कि आज इतिहास किस चीज का प्रमाण आपको दे रहा है। यह प्रमाण है साथियों अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व में मराठा पक्षों का जो हार हुई वो तो आपको पता ही है। इसके साथ साथ साथियों 40,000 सैनिकों को अगले दिन मार दिया गया। 1.25 लाख लोग
मारे गए। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो केवल इतनी है कि अहमद शाह अब्दाली भारत के अंदर भारत के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना चाहता था, लूटना चाहता था और केवल इस्लाम के नाम पर लोगों को एक करना चाहता था। और उस समय पर अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने जो उसकी मदद की, उसकी जो मतलब जो कीमत चुकाई, वो इतने लोगों ने मर के चुकाई। इतिहास है अफगानिस्तान के साथ में। वर्तमान में हम लोग जो आज भी अच्छाई कर रहे हैं, यह आज का भू राजनीतिक विज्ञान है। लेकिन जनाब, इस पूरी साइंस के पीछे अगर इतिहास एक बार वापस नजारे दिखाता है, दुख तो बहुत होता है और सोचने की आवश्यकता है कि आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भारत आज अफगानिस्तानियों को इतनी मदद भिजवा रहा है और वहीं तालिबान उस मदद के बावजूद अपनी सेना का नाम तालिबान पानीपत रखता है। यही है आज का सेशन। उम्मीद है कि आप सभी साथियों ने इस बारे में जानकारी प्राप्त कर ली होगी। अपने इतिहास को पढ़ते रहिए। जब भी आप कुछ बातें करें, उन बातों को करते समय इतिहास को जितना गंभीरता से, ये सारी जानकारियां मैंने जो बोली हैं वो लिखित में भी दे दी हैं, सबको आपको जानकारी क्लास पूरी होने के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर मिल जाएंगी। लेकिन इतिहास पढ़ते रहिए। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये मैंने आपको बताया है कि भारत के अंदर जब भी आक्रमण हुए, आज हम बोलने में कतराते हैं। हमको ये डर लगता है कि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो देश की इमेज खराब हो जाएगी, देश के बारे में लोग बुरा मान जाएंगे। लेकिन इतिहास को उठाकर देखते हैं तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी निकलती हैं। मैंने आपको सोमनाथ मंदिर के बारे में भी घटनाएं पढ़ाई हैं, किस प्रकार से सोमनाथ मंदिर के ऊपर भारत में आक्रमण हुए, आक्रमणों के अंदर। और ये देखिए, सोमनाथ मंदिर के अंदर जिस व्यक्ति ने अटैक किया था, गजनवी ने जो अटैक किया था, उसकी मजार पर आप मतलब अफगानिस्तान में भारत के खिलाफ कितना जहर है। हम लोग मानवीय सहायता भेजते हैं, हम लोग अपने राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ की बात करते हैं, लेकिन अपना जमीर मार करके काम करते हैं। आप सोच कर देखिए कि अफगानिस्तान के अंदर जब चुनी हुई सरकार पहली बार बनी थी, तो बनते ही जो व्यक्ति है यहाँ का, जो कि मतलब इनका एक तरह से समझिए अनस हक्कानी जो है, जो इनका लीडर है, नेता है, वो जीतने के बाद, यानी तालिबान का जैसे ही शासन अफगानिस्तान में आता है, ये व्यक्ति तुरंत जाकर के गजनवी की जो मजार है उस पर माथा टेकने जाता है। वो गजनवी जिसने भारत के अंदर तमाम आक्रमण किए, आक्रमणों के बाद में उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। तो ये तालिबान का इतिहास है। आपको लगता है कि अहमद शाह अब्दाली ने एक बार, अहमद शाह अब्दाली ने साथियों भारत पर 8 बार आक्रमण किया था, 8 बार। हिस्ट्री है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई हो। सेशन को शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। मेरा रेफरल कोड अंकित 10। आप चाहते हैं टेस्ट सीरीज लेना तो अनअकैडमी पर बेहतरीन टेस्ट सीरीज अनअकैडमी लाइट पर उपलब्ध है, प्रीलिम्स और सीसेट की, और बहुत ही फायदेमंद रहने वाली हैं। 16 फरवरी तक आपके लिए यह ऑफर है। आपको ये टेस्ट बहुत ही शानदार तरीके से देने को मिलेंगे। आप इन टेस्ट को देकर के अपनी पूरी तैयारी जो है वो चेक कर सकते हैं। यदि आप अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, मात्र 63,000 रुपए में आपको 18 महीने का प्लस कॉम्बो दिया जा रहा है और आइकॉनिक कॉम्बो 76,000 रुपए में, जिसमें आपको मेंटर मिलता है। आप ये सोच के देखिए कि बहुत ही अल्टीमेट प्लान है, यानी कि आप मात्र 13,000 रुपए में 18 महीने के लिए अपने लिए एक मेंटर प्राप्त कर लेते हैं। मेंटर बोले तो वो व्यक्ति जो आपको पूरी तैयारी के अंदर मार्गदर्शन करेगा। बहुत ही अच्छा प्लान है ये। प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों चीजें इसमें होंगी। 18 महीने का रिक्वायर्ड है ये। और आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर दिए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपको इससे काफी हेल्प होगी, बेनिफिट होगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन इसलिए है क्योंकि इसमें पर्सनलाइज्ड कोच मिलता है, मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग मिलती है, आप एडुकेटर से डायरेक्ट बात कर पाते हैं, स्टडी प्लानिंग कर पाते हैं। ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर दी जा रही हैं, तो होपफुली आप जरूर इसे ज्वाइन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।